सात यानी राज्य सरकार के बारे में। पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ा था केंद्र सरकार, बिल्कुल उसके जैसा ही सिमिलर ही, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो वो भी अच्छी तरह देख लें, क्योंकि उससे काफ़ी पहले वाली चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगी या इस वाली चीज़ें उसमें क्लियर हो चुकी हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको बात करा दें, ये 8 अंक का है, यानी इसके अंदर एक 6 नंबर का प्रश्न आता है और एक 2 नंबर का, यानी बहुत बड़ा वेटेज, सबसे ज़्यादा नंबर का पार्ट है आपके। तो इसको आप बहुत ध्यान से कीजिएगा अगर आप इसमें 8 में से 8 नंबर लेना चाहते हैं। तो देखो बात करते हैं राज्य सरकार के बारे में। जैसे उस पार्ट में आपने पढ़ा था केंद्र सरकार, तो यहाँ पर है राज्य सरकार। जैसे केंद्र सरकार के 3 भाग 3 अंग थे, तो वैसे ही राज्य सरकार के भी 3 अंग है। कौन कौन सा? वही है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। केंद्र सरकार के भी ये 3 ही अंग है, वो भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। सेम का सेम ही है पीछे वाला, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ तक। उसके बाद में देखते हैं व्यवस्थापिका। वहां व्यवस्थापिका के 3 अंग देखो, यहाँ पर है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये 3 है। वहां पर क्या था? एक था राष्ट्रपति, दूसरा था वो था लोकसभा और तीसरा था राज्यसभा। ये 3 अंग थे यहाँ पर। वहां केंद्र सरकार के ये 3 अंग है, लेकिन उस 3 की जगह यहाँ पर क्या जाता है? राज्यपाल और विधानसभा, लोकसभा की जगह विधानसभा और राज्यसभा की जगह विधान परिषद। तो ये इसके व्यवस्थापिका के 3 अंग हैं। वही कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल और मंत्री परिषद। वहां पर तो कौन सा था? एक था मतलब वहां पर राष्ट्रपति, कार्यपालिका के 2 अंग। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति था, वहां पर था राष्ट्रपति और दूसरा था मंत्रिमंडल, ये 2 थे। तो ये इसके थे केंद्र सरकार के। यहां पर है राज्य सरकार के राज्यपाल और मंत्री परिषद, राज्यपाल और मंत्री परिषद। वही बात करते हैं न्यायपालिका की, तो वहां था सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। ठीक है, न्यायपालिका का क्या था? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। यहां पर न्यायपालिका का जो भाग है वो है उच्च न्यायालय, यानी जिसको अपन कहते हैं हाई कोर्ट। वहां पर था सुप्रीम कोर्ट। अब देखो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले व्यवस्थापिका के बारे में। तो व्यवस्थापिका में देखो अपन पढ़ते हैं विधानमंडल। विधानमंडल का गठन, यानी विधानमंडल क्या है? इन तीनों को मिलाकर विधानमंडल बनता है। किस किस को? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, तीनों को मिलाकर क्या बनता है? विधानमंडल बनता है। तो देखो आगे देखते हैं राज्य विधानमंडल का गठन। राज्य विधानमंडल किससे? तीनों से, ऊपर वाले तीनों। किस किस से? एक तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, तीनों से मिलकर क्या बनता है? विधानमंडल। अब देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद? 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य का, अपने राज्य जितने भी हैं, पहले 29 थे, अब कितने हैं? 28। तो 28 के 28 राज्यों में क्या है? विधानमंडल होगा ही होगा। जो राज्यपाल और कुछ राज्यों में 2 सदनों से, यानी एक तो राज्यपाल तो फिक्स है ही है, उसके अलावा कुछ में तो दोनों सदन है, यानी विधानसभा और विधान परिषद। कुछ में एक ही होता है सिर्फ, कौन सा? विधानसभा। तो देखो कुछ राज्यों में दोनों सदन तथा कुछ राज्यों में एक सदन से मिलकर बनता है। ये जो विधानमंडल है, राज्यपाल और इसके अलावा या तो दोनों सदन होते हैं या एक सदन। जिसमें दोनों सदन होते हैं उसमें कौन कौन सा? विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। और जिसमें एक ही होता है उसमें कौन सा होता है? सिर्फ विधानसभा होता है। सिर्फ में एक होता है, उसमें विधानसभा होता है। इसके बाद देखो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले राज्य। भारत के अंदर ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक दोनों सदन हैं? कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। देखो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 7 राज्य हैं पूरे भारत के अंदर, जिसमें केवल 7 राज्य, यानी 29 में से अब 28 में से, यानी आपके पर्सन 29 राज्य के हिसाब से करना है, आपको 28 के हिसाब से नहीं करना है। अभी 29 राज्य में अभी बात करें तो 29 में सिर्फ 7 राज्य ऐसे हैं जिसमें क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। बाकी इसके अलावा बचे हुए सभी राज्यों में केवल एक ही सदन है और वो है विधानसभा। देखो इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? जम्मू ते आम बिकाऊ है। तो देखो कैसे याद करेंगे? जम्मू ते, जम्मू से हो गया जम्मू कश्मीर, ते से हो गया तेलंगाना, आ से हो गया आंध्र प्रदेश, मैं से हो गया महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद बी से हो गया बिहार, का से कर्नाटक और ऊ से उत्तर प्रदेश। देखो जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, 7 के 7 राज्य इससे याद रख सकते हैं। तो ये थे द्विसदनात्मक। बाकी सभी राज्यों में क्या है? केवल एक सदनात्मक है, जिसमें सिर्फ कौन कौन सा है? एक तो राज्यपाल तो है ही है, उसके अलावा सिर्फ एक ही है, वो है विधानसभा।
इसके बाद देखते हैं विधानसभा का गठन कैसे होता है। जैसे अपने उसमें पढ़ा था लोकसभा का गठन, वैसे ही अपन पढ़ेंगे विधानसभा का गठन कैसे होता है, यानी कैसे बनती है। तो आपको पता है लोकसभा को भी प्रथम सदन या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं, तो यहाँ विधानसभा को भी क्या है, अपन दोनों ही नाम से पुकार सकते हैं इसको, तीनों नाम से। प्रथम सदन भी कहते हैं विधानसभा को, निम्न सदन भी कहते हैं और लोकप्रिय सदन भी इसको कहते हैं। अब देखो सदस्यों की संख्या कितनी होती है, उसके अंदर अपने बात की थी कितनी होती है, 552। तो यहां पर अपन बात करें सदस्यों की संख्या, तो संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार यहाँ न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है, यानी न्यूनतम इतने सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम इतने हो सकते हैं। तो राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60। किसी भी राज्य के अंदर अधिकतम जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, 500 से ज्यादा किसी राज्य में नहीं हो सकते, और कम से कम 60 हो सकती है। आपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर विधानसभा के कितने सदस्य हैं, 200 सीटें हैं विधानसभा की अपने राजस्थान के अंदर। तथा विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधि होता है, यानी कम से कम 75,000 जनसंख्या वाले पर एक प्रतिनिधि यानी एक सदस्य चुना जाता है। ठीक है, वो 75,000 जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वहां पर एक सदस्य होता है, या 75,000 से ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करें स्थान आरक्षण, 95वें संविधान संशोधन के अनुसार जनवरी 2020 तक राज्यों के विधानसभाओं के अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए स्थान को आरक्षित की व्यवस्था की गई है। यानी आपने जनवरी 2020 तक जो अभी चला गया है, अभी गया है तक राज्यों के विधानसभाओं की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया। यानी जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके अंदर अनुसूचित जातियां और जनजातियां मतलब एससी और एसटी के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं, यानी उनको आरक्षण दिया है कि वो वहां पर सदस्य होंगे। उसके बाद राज्यपाल एक सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनीत कर सकता है। उसके अंदर अपने पढ़ा था लोकसभा के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत कर सकता है, यहाँ पर राज्यपाल कर सकता है एक सदस्य को जो आंग्ल भारतीय उनको क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। मनोनीत का मतलब एक निर्वाचित होता है, एक मनोनीत का मतलब होता है खुद की मर्जी से, और निर्वाचित का मतलब होता है चुनाव जीतकर सदस्य बनना। तो ये था स्थान आरक्षण। इसके बाद देखते हैं विधानसभा के गठन का जो अगला पॉइंट है वो है निर्वाचन पद्धति, यानी इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनका चुनाव कैसे होता है, ये कैसे चुने जाते हैं, कौन कौन मतलब कैसे बनते हैं ये विधानसभा के सदस्य। तो आंग्ल भारतीय सदस्यों को छोड़कर, यानी एक जो आंग्ल भारतीय होता है उसको छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों को मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, यानी जिनको अपन सीधा चुनाव देते हैं। जैसे अपन गांव में और शहरों में होता है, गांव में जैसे सरपंच के और जैसे चुनाव होते हैं, जैसे अपन सीधा वोट देते हैं एक, वैसे ही जैसे शहरों में होता है पार्षद के इनके चुनाव होते हैं, तो वहां पर अपन प्रत्यक्ष यानी अपन सीधा वोट देते हैं। तो वैसे ही अपन क्या करते हैं, इनके सदस्यों को भी वोट देकर सीधा चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और इनका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी जो वयस्क को, यानी जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो, ठीक है, यानी मत देने का जिनको अधिकार हो, वो क्या कर सकता है, इनके चुनाव में भाग ले सकता है। इसके बाद बात करते हैं सदस्यों की योग्यता, यानी कोई अगर विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी क्या क्या उसके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो देखते हैं। सबसे पहला तो अपने सभी में ही पढ़ा है, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारतीय मूल का होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। सरकार के लाभ पद पर नहीं हो, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होता है, इसका सदस्य बन सकता है। और लास्ट है, वह संसद या राज्य विधानमंडलों की शर्तों को पूरा करता हो, यानी जो सांसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा जो शर्तें बताई गई उन सभी शर्तों को पूरा करता है, तो वो इसका सदस्य बन सकता है। अब देखो इसके बाद देखते हैं सदस्यों की सदस्यता का अंत, यानी ये सदस्य हैं जो बन गए हैं, या इनका अंत कैसे हो सकता है। अगर मान लो कोई सदस्य बना हुआ है तो उसको कैसे पद से वो हट सकता है, तो उसके बारे में देखते हैं। पहला वो क्या है, एक व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, यानी एक ही व्यक्ति दोनों सदन, दोनों कौन से, एक तो अपन विधानसभा और विधान परिषद, दोनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। अगर वो दोनों के साथ, अगर मान लो दोनों में चुनाव जीत भी गया है और बन भी गया है, तो उसको एक पद से अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा, यानी एक पद से उसको छोड़ना पड़ेगा, एक ही पद पर रह सकता है, यानी एक पद का उसका अंत हो जाएगा। दूसरा देखो, कोई सदस्य लगातार 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित हो, यानी बैठक चल रही है सदन की, ठीक है, और उसके अंदर 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रह गया, तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है, वो सदस्य उसको हटाया जा सकता है।
ठीक है। तीसरा है निर्वाचन के बाद कोई अयोग्यता, मतलब पहले उसको चुनाव जीत गया है और वो बन भी गया सदस्य, लेकिन उसके बाद में इसके अंदर कोई ऐसी अयोग्यता आ गई है जो इसके जो योग्यता के खिलाफ हो, वैसी योग्यता उसके अंदर नहीं थी, या कोई ऐसी योग्यता आ गई है जैसे कानूनी रूप से कोई अपराधी या घोषित हो गया, उसके बाद में कोई अपराध कर दिया है, तो उसको हटाया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है वो है कार्यकाल, यानी इनका कार्यकाल कितना होता है, कितने साल तक ये सदस्य रह सकते हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी चुनाव जीतने के बाद में अगर वो सदस्य बन गया तो 5 साल तक वहां पर शासन कर सकता है, यानी 5 साल तक वो विधानसभा का सदस्य रह सकता है। परंतु संकट काल में संसद विधि द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। मान लो वो 5 साल पूरे होने वाले थे कि कहीं आपातकाल की घोषणा होगी, आपातकाल लग गया, संकट काल आ गया, तो उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जैसे चुनाव को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। संकट काल यानी मान लो कहीं आपातकाल की घोषणा हो गई है तो उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने या 1 साल तक उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अगर राज्यपाल को लग रहा है कि उसकी सदस्य सही नहीं है, वो कार्य सही नहीं कर रहा है, तो उससे पहले भी उसको क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, उसको वहां से हटा सकता है। 5 साल से पहले भी उसको हटाया जा सकता है। उसके बाद है पदाधिकारी, कौन कौन से इसके अंदर अधिकारी होते हैं, तो वो अपने उसके अंदर भी पढ़ा था, जो पहले केंद्र सरकार वाला पार्ट पढ़ा था, उसके अंदर भी 2 पदाधिकारी थे, एक तो था अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, तो इसी में भी वो दोनों ही हैं। तो देखो पहला वाला पार्ट अगर आपने अच्छी तरह किया है तो लगभग सारा का सारा सिमिलर चल रहा है, तो दोनों पार्ट इससे क्लियर हो रहे हैं। तो पहला है देखो, राज्य विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, कितने, 2, एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। तो देखते हैं जो विधानसभा का अध्यक्ष है उसके कार्य क्या है और उनकी शक्तियां क्या है, यानी वो क्या कार्य करता है और उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर शक्तियां हैं, यानी क्या क्या उसकी पावर है, उसके बारे में। तो विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता तथा संसद की कार्यवाही का संचालन करता है, यानी जो विधानसभा की बैठकें होती है उन बैठक में अध्यक्ष तो होता ही होता है, क्योंकि अध्यक्ष है तो उनकी अध्यक्षता करेगा। और दूसरा है संसद की कार्यवाही का संचालन, यानी संसद के अंदर जो भी कार्यवाही होती है उसका संचालन करता है, उसको पूरी तरह से संचालित तो वही करता है। संसद में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना, यानी वो संसद के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। संसद का सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा से ही भाषण देता है। अगर मान लो संसद के अंदर कोई अध्यक्ष भाषण देता है तो पहले उसको क्या है, संसद का सदस्य अगर कोई मान लो भाषण देता है तो पहले उसको अध्यक्ष से आज्ञा लेनी पड़ती है, यानी अध्यक्ष आज्ञा देता है तभी वो भाषण दे पाता है। वह असंसदीय या अशिष्ट शब्दों को निकालने का आदेश दे सकता है। अगर मान लो कोई भाषण के अंदर ऐसे शब्द यूज किए गए हैं जो अनुचित शब्द हैं, यानी वो भाषण के अंदर यूज नहीं कर सकते, उनको असंसदीय या अशिष्ट शब्द कहते हैं, उनको भाषण से निकालने की भी आदेश दे सकता है कि ये शब्द आप यूज नहीं करते, आपको इस भाषण से ये शब्द निकालने पड़ेंगे, यानी वो भाषण से वो शब्द हटाने पड़ते हैं, उसकी जगह दूसरे शब्द यूज करने पड़ते हैं। अगला है वह संसद की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है, यानी संसद की कार्यवाही का क्रम किस तरह से होगा, किस तरह से संचालन होगा, कब भाषण होगा, कब उसका निर्णय होगा, वो सारा का सारा उसके अनुसार करता है, वो अध्यक्ष करता है। वह प्रश्नों को स्वीकार व अस्वीकार कर सकता है। मान लो कोई भाषण के अंदर कोई प्रश्न अपने रखे गए हैं किसी सदस्य द्वारा, तो उसको स्वीकार कर सकता है, या कौन सा प्रश्न वो स्वीकार करे या कौन सा प्रश्न स्वीकार करने के लिए कौन सा नहीं, तो वो कौन कार्य करता है, अध्यक्ष करता है। उसके बाद है वह मतदान के परिणाम की घोषणा करता है, यानी जो चुनाव होते हैं, मान लो कोई उसके अंदर बैठक के अंदर कोई निर्णय के लिए मान लो मतदान किए गए, तो उनकी मतदान की घोषणा करता है कि ये इनका पक्ष सही है और ये विपक्ष है, या पक्ष विपक्ष में से कौन सा कार्य सही है उसका घोषणा करता है, उसके परिणाम की। पक्ष व विपक्ष में समान मत आने पर निर्णायक मत देता है। अगर मान लो पक्ष और ऐसा विधेयक कोई जारी किया जिसके अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो गए, ठीक है, तो फिर निर्णायक मत कौन देगा, यानी दोनों बराबर है, मान लो दोनों ने 100 वोट दे दिए, तो अब एक वोट बचा है, जो भी वोट जिधर जाएगा वो जीत जाएगा, यानी वो विधेयक जारी हो जाएगा, यानी वो बिल जारी हो जाएगा। तो देखो पक्ष और विपक्ष के समान मात्रा में निर्णायक मत का प्रदान करता है, यानी वही निर्णायक मत देता है, जिधर वोट देगा वही जारी होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है, यानी अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक, कोई भी बिल है वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय भी अध्यक्ष करता है। दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय देता है, यानी दल बदल यानी पार्टी बदलने वाली जो याचिकाएं होती है उनके ऊपर भी निर्णय कौन देता है, वो ही अध्यक्ष देता है। तो ये थे अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां, जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उसके कार्य और शक्तियां। इसके बाद देखो राज्य विधानमंडल या विधान
सभा की शक्तियां और कार्य। देखो विधानमंडल भी लिखा है, जबकि विधानमंडल क्या होता है, दोनों सदनों से मिलकर बनता है। कौन कौन से, एक तो होता है विधानसभा और विधान परिषद, जबकि यहाँ विधानमंडल ऐसे इसलिए कहा गया है क्योंकि अधिकांश राज्यों में केवल और केवल क्या है, विधानसभा ही है, और उसी विधानसभा को ही क्या कहते हैं, विधानमंडल कह देते हैं। जिसके अंदर एक ही सदन होता है तो उसके अंदर विधानमंडल या विधानसभा कह देते हैं। उनकी शक्तियां और कार्य देखते हैं। तो सबसे पहले विधायी शक्ति। विधायी का मतलब आपको याद रखना है कानून से, यानी कानूनी क्या क्या शक्तियां उसके अंदर। तो राज्य विधानसभा को राज्य सूची तथा संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। यानी वो राज्य सूची और संवर्ती सूची के जो विषय हैं, यानी जो राज्य की राज्य सूची और संवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति है, उनके पर वो कानून बना सकते हैं। साधारण विधेयक किसी भी सदन को प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी साधारण विधेयक है तो वो किसी दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। दोनों सदन कौन से, एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधानसभा परिषद, दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। लेकिन इसके संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को ही है, यानी वो अंतिम जो शक्ति है उसको पारित करना या नहीं करना वो किसके पास है, वो विधानसभा के पास है, विधानसभा के पास है, विधान परिषद के पास नहीं है। दूसरी है वित्तीय शक्ति। वित्तीयों का आपको याद रखना है, वित्तीय से मतलब रुपयों से, यानी जो लेखा जोखा, पैसों का लेखा जोखा या आय व्यय का लेखा जोखा जिसको कह सकते हैं। विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है, यानी विधानसभा को राज्य के धन पर क्या है, पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त है, यानी पूर्णतः नियंत्रित कौन करता है, विधानसभा। आय व्यय का वार्षिक बजट विधानसभा में ही स्वीकृत होने पर उसे संबंधित कोई कार्य किया जाता है। यानी जैसे केंद्र सरकार के अंदर बजट पारित होता है आय व्यय का, वैसे का वैसा ही क्या होता है, राज्य में भी एक आय व्यय का वार्षिक बजट जारी होता है, जिसका पहले वो विधानसभा में स्वीकार किया जाता है, फिर उससे संबंधित कोई भी कार्य किया जाता है। जब तक वो विधानसभा में स्वीकृत नहीं होगा तब तक उससे कोई भी मतलब आय व्यय का लेखा जोखा नहीं होगा, आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होगा। इसके बाद अगली है जो शक्ति, कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति, यानी कार्यपालिका शक्ति या जिसको प्रशासनिक शक्ति कहते हैं। राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी जो राज्य का मंत्रिमंडल है, ठीक है, अपनी नीति और कार्यों के लिए, यानी सारा का सारा मंत्रिमंडल क्या होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी विधानसभा के लिए वो सारे के सारे कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल जितना भी है, ठीक है, वो अपने नीति और कार्य किसके लिए करता है, विधानसभा के लिए। विधानसभा के विश्वास पर्यंत ही वह अपने पद पर रह सकता है, यानी जब तक विधानसभा को उस पर विश्वास है तभी तक वो उसके पद पर रह सकता है। अगर विधानसभा का उसका प्रस्ताव विश्वास नहीं होगा तब उसको पद से हटा दिया जाएगा, यानी सदस्य की सदस्यता निरस्त की जा सकती है। उसके बाद है अगला, संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन की शक्ति देखते हैं, ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं केंद्र सरकार वाले में, तो इसमें भी है और इसमें भी पढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है, यानी संविधान में संशोधन करने का उनके पास प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। उसे तो संघ सरकार द्वारा पारित किए गए कुछ संशोधनों पर केवल अनसमर्थन या अस्वीकृत करने का अधिकार है। सिर्फ वो केंद्र सरकार, यानी संघ सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है, ठीक है, उसके ऊपर केवल वो असमर्थता, यानी ये कह सकते हैं कि मुझे ये सही नहीं है, मैं इसके समर्थन में नहीं हूं या मैं इसके समर्थन में हूं, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। उसके बाद में लास्ट में निर्वाचन संबंधी शक्तियां, निर्वाचन से संबंधित शक्तियां। तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी जो विधानसभा के सदस्य हैं, ठीक है, निर्वाचित, यानी जो चुनाव जीत कर बनेंगे, एक तो आंग्ल भारतीय एक राज्यपाल भी नियुक्त कर सकता है, उनको छोड़कर जो बाकी सभी सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने में भाग लेते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं उनमें और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं उनमें क्या होते हैं, उनके निर्वाचन में, यानी उनकी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये था विधानसभा की शक्तियां एवं कार्य। तो यहाँ पर ये जो विधानसभा वाला पार्ट है वो पूरा हो चुका है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।